हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड्स का बर्नौलीज थ्योरम, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट माना जाता है क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका हम लोग समझेंगे और डिराइव भी करेंगे कि ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है, इसको डिराइव कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, बर्नौलीज ने ये बोला था, कोई अगर फ्लूइड अगर मूव करता है तो इसके पास तीन तरीके की एनर्जी होती है: प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब प्रेशर के कारण जो एनर्जी उसके पास बनता है उसी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और हाइट भी गेन करेगा और वेलोसिटी भी गेन करेगा। तो देखते हैं इसके लिए डायग्राम कौन सा चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब एक बना लो, ऐसा एक नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, और वी आर ऑब्जर्विंग दिस ट्यूब फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल। यहां से हम लोग देख रहे हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने ले लिया है A2। लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। ठीक है बच्चों, और इसकी कुछ हाइट होगी, सेंटर की हाइट H1, और इसकी हाइट ले लेते हैं हम लोग H2, और लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है ऐसा। तो ये सब चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ लिख लो A1, इसको क्रॉस सेक्शन का नाम दे दो A, क्रॉस सेक्शन B। सो फॉर क्रॉस सेक्शन A वी हैव V1 A1 H1, समझ गए होगे क्या है, और B के लिए है A2 V2 एंड H2, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने, रो लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इतनी सी बात हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे फ्लूइड इंटर करेगा, फ्लूइड इंटरिंग पर सेकेंड, उतना ही फ्लूइड एग्जिट होगा पर सेकेंड, वहां से रेट हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग कि एरिया 1 वेलोसिटी 1 इनटू डेंसिटी। देखो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। वॉल्यूम बाय टाइम है ये। तो वॉल्यूम बाय टाइम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास बाय टाइम मिलेगा। मास इंटरिंग पर सेकेंड एट ए इज इक्वल टू मास एग्जिट पर सेकेंड फ्रॉम बी। राइट, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा मास वहां से निकलने वाला है, कोई मास लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। ये हो गया मास इंटरिंग पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लिया मैंने पहला डायग्राम। डायग्राम के बाद डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप लोग, A1 V1 H1 क्या है, A2 V2 H2 क्या है, रो क्या है। अब मैं लिख सकता हूँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M बाई रो। राइट, मतलब रो कॉमन ले लिया मैंने। मास बाय डेंसिटी होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग को डिफाइन करना है कि हम लोगों ने यहाँ कितना धक्का लगाया, फोर्स को कितना वर्क डन किया कि लिक्विड यहां पे गया, पॉइंट बी पे गया। तो मैं बात कर रहा हूं एट क्रॉस सेक्शन ए, वर्क डन पर सेकेंड इज, हम लोग वर्क डन पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर ही तो होता है, और पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसको भी तो पावर बोलते हैं, है ना, अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर। और फोर्स यहाँ क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे जो एग्जर्टेड है वो P1 दे रहे हैं हम लोग प्रेशर, और यहाँ जो प्रेशर बना वो P2 है, मान लिया P1 P2। सो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। हमारे पास इधर कितना है, V1 है। अब A1 इंटू V1 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, V लिखने जा रहा हूं, ये मुझे मिल जाएगा P1V। सिमिलरली एट क्रॉस सेक्शन B की बात करूं तो वर्क डन पर सेकेंड मुझे क्या मिलेगा, P2 भी मिलेगा सिमिलरली।
तो ये जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, नेट वर्क डन। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर नेट वर्क डन। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी हमारे को धक्का देने के लिए, एक बार वहां पहुंच गया तो अच्छी बात है, हमारे को उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सो नेट वर्क डन विल बी P1V माइनस ऑफ P2V। तो ये जो हमने वर्क डन किया है वो कहाँ गया है, हमने जितनी एनर्जी लगाई वर्क डन किया वो किस तरीके से यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है फ्लूइड देखो हाइट गेन कर रहा है, यानी कि हमने जो काम किया है वो फ्लूइड के पोटेंशियल एनर्जी के गेन में गया है प्लस काइनेटिक एनर्जी के गेन में गया है। तो यहां लिख सकते हैं नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स P1V माइनस ऑफ P2V इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। ऐसे लिख सकते हैं, वन वाले को एक तरफ ले जाएं, ठीक है, और टू वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो एक वन वाले को एक तरफ वाले इक्वेशन बन जाएगा इज इक्वल टू टू वाला बन जाएगा। सो वी कैन राइट P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2, ये बनेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, v से डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट, डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय v। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज P1 हाफ m by v वेलोसिटी 1 स्क्वायर mg h1 by v, this is P2 plus half m by v this one। अब वापस अगर यहां आ जाए, ध्यान से देखना बच्चों, m by v, तो m by v मुझे क्या मिलने वाला है, रो मिलने वाला है, डेंसिटी। तो मैं इसको वापस ऊपर तक लिख लेता हूं, इस टर्म्स को मैं यहां लिख रहा हूं P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2, है ना, आ गया बड़ा अच्छा सा इक्वेशन। देखो वन वाले सारे टर्म इज इक्वल टू टू वाले हैं, इज इक्वल टू थ्री वाले भी ऐसे ही आएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि P1 को मैं P लिख रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं, प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया ना, प्रेशर एनर्जी को P लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ रो v स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस रो gh पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो ये टोटल सम ऑफ जो एनर्जी आया दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर, है ना बच्चों। यही हमारे को थ्योरम में बताया गया है, बर्नौलीज में बताया गया है। एग्जाम में आएगा तो आपको प्रूफ करने को बोला जाएगा, प्रूफ बर्नौलीज, तो हमारे को यहां तक प्रूफ करना पड़ेगा। सो नोट डाउन कर लो बच्चों। हम लोग ने जो डिराइव किए हैं बच्चों बर्नौलीज थ्योरम, उसमें कुछ लिमिटेशंस है, या यूं कर लो कुछ एग्जाम्पशंस जो हम लोगों ने लिए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एग्जाम्पशन है या लिमिटेशंस है वो भी आ सकता है। तो मैंने आपके लिए 4 पॉइंट लिखे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोगों ने पहला एग्जाम्पशन क्या लिया था, इट इज एज्यूम दैट एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इज यूनिफॉर्म, बट इट्स नॉट ट्रू प्रैक्टिकली। मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम तो हो नहीं सकती, अलग अलग होगी, ये कहने वाली बात है। दूसरा है विस्कोसिटी हमने लिया ही नहीं है,
विस्कस ड्रैग होगा, जहाँ विस्कोसिटी होगा यानी कि फ्रिक्शन इन लिक्विड होगा तो कुछ ना कुछ तो विस्कस ड्रैग होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको अकाउंट में नहीं लिया है। थर्ड है कि हमने ये लिया है कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब फ्लूइड मूव करेगा किसी ट्यूब में तो होगा क्या कि ट्यूब वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ वो कोलाइड करेगा और वहाँ पर वो फ्रिक्शन के कारण कुछ तो एनर्जी वहाँ लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तीसरा है द लिक्विड इज फ्लोइंग अलोंग ए कर्व पाथ। हमने फिर उसका सेंट्रीफ्यूगल वाला जो फोर्स है उस पोर्शन को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर पोर्शन का एक पार्ट हो सकता है कहीं भी, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एनर्जी होगा वो हम लोगों ने नहीं लिया है। तो ये सारे एजम्पशंस हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौलीज ने हमें ये बोला था कि जिस पोर्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई सपोज ये हाउस है, हमारा घर है, एप्लीकेशन नंबर 1। तो विंड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टॉर्म आता है, विंड आता है तो छत उड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। छत क्यों उड़ जाता है? छत तो नहीं उड़नी चाहिए, लेकिन उड़ जाता है छत ड्यू टू हेवी वेलोसिटी। तो विंड ब्लोइंग इज लाइक दिस, ऐसा ऐसा विंड ब्लो करेगा। तो घर के बाहर का जो विंड है यानी कि जो फ्लूइड है, एयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और घर के अंदर तो वेलोसिटी कुछ है नहीं, एयर की बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो आप V2 कह सकते हैं। ड्यू टू दिस हाई वेलोसिटी ऑफ विंड प्रेशर इज वेरी वेरी लो, P1 प्रेशर यहां बनेगा और यहां पे वेलोसिटी बहुत ही कम है एयर की, तो हाई P वाला रीजन बनता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है बहुत ही ज्यादा है V2 से और प्रेशर यहाँ बहुत ही कम हो जाता है P2 से। हाई वेलोसिटी, P बहुत ही कम, वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत ही कम है तो प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा। सो इन दिस केस P2 ग्रेटर देन P1, प्रेशर बहुत ज्यादा, एक्सेस प्रेशर हो गया इधर इस साइड में, तो अब प्रेशर कुछ तो एरिया होगा ना जहां पर कुछ ये जो रूफ बना है, सो ये जो प्रेशर इनटू एरिया का जो फोर्स बनता है, दिस फोर्स इज वेरी हैवी और ये छत को ऊपर की तरफ हटा देगा। तभी हम बोलते हैं कि विंड में छत गिर गया या कुछ हो गया, है ना, स्टॉर्म के टाइम में छत उड़ गया हमारा। सो दिस इज द रीजन फॉर दिस। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे दो बोट रेसिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, केरला में बोट की रेसिंग होती है और भी जगहों पे होती है। तो बोट रेस के टाइम क्या होता है, व्हेन टू बोट्स आर गोइंग पैरेलल, तो जो चप्पू चलाते हैं तो आपने देखा होगा वो बड़े बड़े लकड़ी के बने होते हैं जो पानी को पीछे करते हैं। तो जब वो चप्पू चलाते हैं तो दो बोट के बीच की जो वाटर की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये इधर वाला बोट भी इसको स्पीड दे रहा है फ्लूइड को, और जो दूसरा बोट है वो भी फ्लूइड को स्पीड दे रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन द बोट्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द आउटसाइड द बोट। दोनों के राइट साइड में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम स्पीड होती है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जहां ज्यादा होगा, P जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां आउटसाइड की बात करें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम है एज कंपेयर टू इनसाइड, तो P रीजन वहां पे ज्यादा होगा, सो वहां पे कोलिजन के चांस ज्यादा बनते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, कभी कभी देखा ना प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े होते हैं हम लोग ट्रेन को देखने के लिए। ट्रेन अगर आती है तो ट्रेन की स्पीड के कारण फ्लूइड जो हमारे जो एयर है हमारे आसपास, हमारे और ट्रेन के बीच में जो एयर की स्पीड है वो ज्यादा होती है, राइट, ड्यू टू मोशन ऑफ दिस रेलगाड़ी, ट्रेन के कारण। तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है मेरे और ट्रेन के बीच में, तो हमें पता है कि फ्लूइड की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो जो P का रीजन बनेगा वो कम हो जाएगा, और हमारे पीछे
जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कम है, P का रीजन ज्यादा है, प्रेशर हमारे आगे कम है ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर हमारे पीछे ज्यादा है ड्यू टू लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो हम लोग क्या होगा बच्चों, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फोर्स इधर लगेगा ट्रेन की तरफ एंड वी मे फॉल डाउन। तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े ना हो, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। समझ गए होंगे रीजन क्या है। तो आज के बाद आप लोग ऐसा नहीं होने देना, प्लेटफॉर्म पे खड़े होना ही नहीं है, एज पे खड़े नहीं होना है, बीच पे खड़े होना है, ठीक है बच्चों। तो आप ये पॉइंट्स पे नोट डाउन कर लो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बुक में पढ़ सकते हो, कोई भी बुक में पढ़ सकते हो। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, बर्नौलीज के बाद अभी हमारे को करना है टोरी-सीलीज थ्योरम। तो बेसिकली टोरी-सीलीज ने क्या किया था, बर्नौलीज का ही फंडा को इस्तेमाल किया था। मतलब जो कॉन्सेप्ट टोरी-सीलीज ने दिया वो बर्नौलीज के बेसिस पे था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया टोरी-सीलीज थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, एक टैंक लेना पड़ता है पहले, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है। मान लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ओरिफिस है जहां से वो लिक्विड निकलने वाला है, यहाँ पे लिक्विड है, यहां से वो निकल रहा है लिक्विड, ऐसे ऐसे गिर रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी से गिरेगा। इसकी हाइट है कैपिटल H ग्राउंड से, और इसकी हाइट है स्मॉल h ग्राउंड से। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो, और हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, बर्नौलीज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे को रेफरेंस लेवल चूज करना होता है बर्नौलीज के लिए। मतलब यहाँ पे खड़े हो गए हम लोग और 2 लेवल चूज कर लिया हम लोगों ने, एक तो ये वाला लेवल जिस लेवल में ये होल है छोटा सा, और एक टॉप मोस्ट लेवल। दोनों लेवल के लिए बर्नौलीज का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो अप्लाई करने वाले हैं। टॉप मोस्ट, अब होता क्या है कि यहाँ की वेलोसिटी बहुत ही कम है, ये टैंक बहुत बड़ा है, तो जो अपर सरफेस है यहाँ की वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, बहुत ही स्पीड इसकी कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो मैं टॉप मोस्ट के लिए क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर P होगा, मैं P ATM लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर होगा ना यहाँ, तो क्योंकि दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी P ATM होगा एटमॉस्फेरिक वाला, यहाँ भी P ATM होगा, प्लस रो GH जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्राइव किया था, तो कैपिटल H ले रहा हूं, प्लस हाफ रो, यहाँ का स्पीड 0 है तो 0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, P ATM प्लस रो G, स्मॉल h है हाइट ग्राउंड से, प्लस यहाँ पे कुछ स्पीड है हाफ रो V स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो P ATM और P ATM तो गया, बचेगा क्या मेरे पास, रो GH माइनस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो 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 तो हट जाएगा, G और 2 बाहर आएगा, दिस इज द वेलोसिटी 2gh माइनस h। अब 2g का फैक्टर तो कांस्टेंट है, h माइनस h पे ध्यान दो आप लोग, h माइनस h यानी कि ये वाली हाइट है h माइनस h, तो मतलब ये ऊपर की हाइट पे डिपेंड करता है। अगर ये हाइट ज्यादा होगी या डेप्थ का, ये डेप्थ अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, राइट। ये अगर डेप्थ कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, राइट। तो इस पे हमें, इसी को बोलते हैं टोरी-सीलीज इक्वेशन या टोरी-सीलीज थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये ड्राइव करने को भी आ सकता है। तो अगर इस पॉइंट की हाइट को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसकी हाइट कम हो जाती ना, या डेप्थ कम हो जाती ना टॉप लेवल से। सो टॉप लेवल के हाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो कि एक मान सकते हैं काइनेमेटिक्स में पढ़ा हम लोगों ने, वेलोसिटी अंडर रूट 2gh बाय डिराइविंग
तो उसी के जैसा कि कोई पार्टिकल फॉल हो रहा हो नीचे, बिल्कुल उसी के तरीके का है। तो इज नॉट इनफ गाइस,